होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरह से कर रहे होंगे। कैसे हो ये तो हमें पता है, लेकिन पढ़ाई कैसी चल रही है ये कभी कभी पूछते हैं। जरा एक बार मुझे ये भी बताना कि सर पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर 2 और आज है उसका लेक्चर नंबर 11, 11वां नंबर लेक्चर है बच्चों। कैपेसिटर्स के बारे में बात करें तो मैंने आपको 2 प्रकार के कैपेसिटर बताए हैं। संधारित्र 2 तरह के अभी तक आपको बता दिए हैं। पहला समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र। अगर उनके फार्मूलों की बात की जाए तो वो आपको याद होने चाहिए। दूसरा चीज सबसे जरूरी है वो ये प्यारे बच्चों कि आप लोग जो डेरिवेशन को करते हो फिजिक्स में, हर पेज को पलटोगे तो डेरिवेशन ही डेरिवेशन दिखाई देगा। लेकिन ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि आसान होना चाहिए। कब? अगर वे विद्यार्थी जो हमसे जुड़ करके एक एक दिन लेक्चर कर रहे हैं, वादे के साथ कहता हूं कि आप डेरिवेशन सीखोगे, सीख के जाओगे। जब आप कहते हो ना सर इसमें कमेंट दिखता हुआ मुझे मिलता है ना कि सर ये सूत्र कहां से आया, उसका मतलब ना उन्हें पहले चैप्टर के वे आवेश की शुरुआत पता है जहां से मैंने शुरुआत किया था। इसका मतलब आपने वो छोटी छोटी चीजें मिस की हैं जिनको मैं बता रहा था पहले चैप्टर में। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेट है और अगर आपने पूरा सब कुछ क्लास किया हुआ है तो बच्चों मैं कह सकता हूं 110% कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार बता दूं कि आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बड़ा मजा आएगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को पढ़ने में और उसका भी डेरिवेशन कुछ खास होगा। लेकिन उसके पहले आप लोग ये जान लीजिए, फिर मैं बात कहूंगा हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का कहां पर यूज हो जाता है पता नहीं चलता। मुझे एक बच्चे का कमेंट बहुत अच्छा भी लगा और कुछ कमी भी लगी कि बच्चे ने ये कहा कि सर आपने पढ़ाया बहुत अच्छा, समझ में भी आया, लेकिन बस दिक्कत वहां हो जाती है कि सर आप बीच में फार्मूला कौन सा कहां से ले आते हो मुझे नहीं पता चलता। तो बच्चों आपको यही काम करना है कि जो पुराने टॉपिक पहले चैप्टर के हैं, मतलब जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे आपको रिवाइज करना पड़ेगा और आपको हर एक दिन लेक्चर करना पड़ेगा। पूरा लेक्चर देखोगे, वादे के साथ कहेंगे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा आपका फिजिक्स में। सॉरी, फिर फिजिक्स में आपको कोई रोक नहीं सकता। नंबर 1 सबसे ज्यादा मार्क्स प्यार हो जाएगा फिजिक्स से, इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे मित्रों का, मेरे दोस्तों का, मेरे छोटे भाई बहनों का और आप सभी छापो सुल्तानों का। क्लास को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग तो पढ़ रहे थे सर संधारित्र कैपेसिटर, और मैंने जिस प्रकार से संधारित्र के बारे में बताया है वो आप लोगों को याद भी होगा। कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर क्या चीज है सर कोई बताता नहीं है, इसीलिए हम भूल जाते हैं। मैं भूल जाता हूं सर, कल की बात को मैं आज भूल गया। क्यों भूल गए? उसका रीजन है रिवीजन। मैंने कहा था सिर्फ आप मुझे 25 मिनट दे दो रिवीजन के लिए। जब भी आप घर में रिवीजन करो 25 मिनट मेरे द्वारा बताए गए डेरिवेशन को खुद से कर लेना। इससे ज्यादा मैं अभी के हाल समय में समय नहीं चाहता। फिजिक्स के लिए मैं आपसे 25 से 30 मिनट चाहता हूं। सिर्फ जो क्लास में बताया जाए उसका रिवीजन 20 से 25 मिनट में एक बार खुद से कर डालो। इसके अलावा मैं आपसे समय नहीं लेना चाहता, क्लास में ही आपको याद कराऊंगा, ठीक है। संधारित्र की बात करें बच्चा पार्टी, तो आपको पहला संधारित्र से संबंधित बात समांतर प्लेट संधारित्र बताया गया था, यस और नो। और समांतर प्लेट संधारित्र के 4 प्रकार के सूत्र बताए गए थे। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि बच्चों बड़ा टाइम लगेगा। कल के लेक्चर में मैंने समांतर प्लेट संधारित्र के चारों सूत्रों को तोड़ तोड़ के फिगर बना बना के चारों को समझाया था। क्या गजब तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। मुझे खुद अपनी प्रशंसा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। क्यों? क्योंकि समझाने का वो एक बेहतरीन तरीका मैंने खोजा कि भाई अगर बच्चों को चित्र बना करके समझा दिया जाए हर एक पार्ट का, कि अगर वायु संधारित्र है और कोई माध्यम में परावैद्युत पदार्थ रखा है बीच में तब संधारित्र क्या है, और अगर पट्टिकाएं एक ठो रखी गई तब संधारित्र क्या है, और अगर वैसी पट्टिकाएं पूरी छोटी 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 कुछ दूरी पर रखी है तब संधारित्र की धारिता क्या है। कल के लेक्चर में शुरुआत में मैंने बताया था बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र पहला, और दूसरा बच्चों आप लोगों को कल बताया गया था गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर। बोलो हाँ, गोलीय संधारित्र। आवाज नहीं आती ना तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, यहां पर बहुत कष्ट होता है, आवाज नहीं आ रही। अरे बोलो कि यस सर, बोलो अपने पास पे बैठे बैठे बोलोगे तो मुझे सुनाई देगा। तुम लोग मत समझो मेरे पास तक आवाज आती है, तुम लोगों को फील नहीं होता ये बात, लेकिन मैं बता दूं मेरे पास आवाज आती है। तो इसके तो 4 सूत्र हैं, वो सभी को पता है। 4 कंडीशन चारों तरह के आपको पता है। मैं सिर्फ 2 की अगर बात करूं तो C = K A एप्सिलॉन नॉट अपान में D, और अगर वायु संधारित्र है तो C naught = A एप्सिलॉन नॉट अपान में D, और 2 और हैं जो कि आपको पता है D - T + T अपान में K, और फिर T1 T2 वो वाला। तो 4 तरह के सूत्र मैंने बताए थे। गोलीय संधारित्र के लिए C = क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस कैपिटल R स्मॉल r बटे में कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये गोलीय संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है बच्चा पार्टी? फैराड है। क्या मैं यहां तक इस बात को समझाने तक मैंने कोई कमी या कोई कसर छोड़ी? अगर छोड़ी हो तो बताओ। समझ में आ गया है तो जरा चैट बॉक्स में आप लोग मुझे यस सर कमेंट करके भेजो।
जरा चैट बॉक्स में मुझे यस सर कमेंट करके भेजो, तब मैं आपको बच्चा पार्टी आज तीसरा संधारित्र बताऊंगा, वो है बेलनाकार संधारित्र। इसके बाद संधारित्रों का काम समाप्त हो जाएगा। बेलनाकार संधारित्र ये लास्ट संधारित्र का प्रकार है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेलनाकार संधारित्र सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये हमारा टुडे गोल है, इसको आज हम आज के आज पढ़ेंगे। यस सर, यस सर, यस बॉस जी, वाह दिल खुश कर दिया। अब तो इतना लग रहा है कि पूछे मत, बहुत दिल खुश हो गया है, भूल गए हैं। अब चलो नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई, अब मतलब सीना चौड़ा हो गया है। ठीक है, चलो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, हेडिंग लगाइए। क्या चीज पढ़नी है सर, बेलनाकार संधारित्र पढ़ना है। हेडिंग लिखेंगे बेलनाकार संधारित्र की धारिता लिख लो, या केवल बेलनाकार संधारित्र लिख लो। सर इतने अब हम लोग समझदार हो गए हैं, आपके बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर। ओके क्लियर, चलो जल्दी से हेडिंग लिखोगे। अब इसको भी कॉन्सेप्ट वैसे ही समझेंगे जैसे कि अभी तक आपको मैंने दोनों संधारित्र जिस तरह के पढ़ाए हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए, मेरी तरफ, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे समांतर प्लेट संधारित्र में था, ठीक वैसे ही यहां गोलीय संधारित्र में था, दो प्लेटें वैसे। सर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में कैसे 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 कैसे, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा मुझे बेचैन कर रहा है। अच्छा सिलेंडर देखे सर, सिलेंडर से मेरे घर वाला सिलेंडर याद आ रहा है, घर वाला, इस पे खाना बनता है। अच्छा उसका ऊपर जो हैंडल लगा रहता है वो तो पकड़ने के लिए होता है, बाकी ऐसे गोल गोल होता है। ठीक, तो सिलेंडर बेलन तो सबको पता है, पाइप खोखले पाइप है, उनको कट कर लो। ठीक है, कट कर लो। तो बच्चों कुछ इस प्रकार का सिलेंड्रिकल आप बना सकते हो। मैं यहाँ पर चलो मैं चित्र बनाता ही हूँ ऐसे। ये एक क्या हो गया, बच्चों ये एक कोई छोटा सिलेंडर है। मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा कि मैं कैसे फिगर बना रहा हूं, आप लोग चोरी कर लेते हो। ये बच्चों एक छोटा सा सिलेंडर है। अच्छा इनफाइनाइट लेंथ का है, क्योंकि अनंत लंबाई का भी हो सकता है, आप कैसे भी गणना करो। और इसी में कोई लेंथ आप मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनाइट लेंथ का भी मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है बच्चों क्या है, इनफाइनाइट है, कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे भी हम लोग ऐसा ही किया। तो इसकी रेडियस जो है बच्चों, ठीक है, इसकी रेडियस जो है एक सेकेंड, ओके जी, आपकी बात से हम सहमत हैं। इसकी रेडियस जो है ना प्यारे बच्चों, वो स्मॉल ए है। उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल ए है। ध्यान से सुनना, ये एक छोटा सा बेलन है। लेकिन आपको पता है जब हम कैपेसिटर पढ़ा रहे थे तो दो प्लेटें लिए थे, चाहे समांतर प्लेट संधारित्र हो या संधारित्र का सिद्धांत बताया हो। संधारित्र के सिद्धांत में प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में भी बताया था कि एक प्लेट को किससे जोड़ा जाता है, पृथ्वी से जोड़ा जाता है, और एक प्लेट को हम किसी भी स्रोत से आवेश देते, तब तो उसके विभव में कमी होती है, तब तो उसकी धारिता पढ़ाते हैं। सर ये कॉन्सेप्ट तो दिल में बैठ गया है। तो ये एक छोटा सा सिलेंडर है जिसको मैं किसी न किसी माध्यम से आवेश इसको दे रहा हूं। ठीक है, ये आवेश इसको दे दिया, आवेश इसको दे दिया जो कि इसके पृष्ठ पर फैल गया है। अब आपको पता है सिलेंडर इसके आवेश पृष्ठ पर फैल गया है, तो जब हम गणना करेंगे ना तो एक छोटी सी स्लिट ऐसे मानेंगे कि एक तरफ पृष्ठ पे फैला हुआ है, तो रेखीय आवेश घनत्व लेंगे प्लस लैम्डा। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व इसका लेंगे हम गणना के लिए। बच्चों आपको फिर बता रहा हूं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ध्यान सुनना। एक छोटा पाइप है और उसके ऊपर से बाहर से एक बड़ा पाइप वाला सिलेंडर ले आए, बड़ा पाइप, इसके जस्ट ऊपर और बाहर एक मैं बड़े बेलन की कल्पना करता हूं प्रकार से। ठीक है, ये एक कोई बड़ा बेलन है, बात समझ में आ रही है। हो जाए ठीक है, ये एक बड़ा सिलेंडर है बाहर, इसकी त्रिज्या जो है ना बच्चों, वो इसकी त्रिज्या जो मैं यहां से नाप लेता हूं, ये वाली, इसकी त्रिज्या है बी। संकेंद्रीय, दोनों का जो सेंटर है वो एक ही है। और इस पर बच्चों प्रेरण के कारण क्या होगा, इस पर ऋणावेश फैल जाएगा। बोलो हाँ, प्रेरण के कारण इस बेलन पर ऋणावेश फैल जाएगा। लेकिन इस बाहरी बेलन को हम बिना देरी किए, बिना किसी से पूछे इसको जोड़ देंगे पृथ्वी से।
इसको किससे जोड़ देंगे? अर्थ से बच्चों जोड़ देंगे। बोलो यस और नो। क्यों? क्योंकि हम एक कैपेसिटर बना रहे हैं, हम एक कैपेसिटर बना रहे हैं, इसलिए ऐसा काम करेंगे बच्चों। इसका जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो माइनस लैम्डा होगा, इसका प्लस लैम्डा है छोटे गोले का। ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। समझ में आया? क्या लिखा है? एक कोई लिखे हैं, पता नहीं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, नाम थोड़ा सा वैसा लिखा हुआ है। सर आप प्लीज फिजिक्स का फाइनल पीडीएफ नोट्स को क्वेश्चन आंसर के साथ में लिख के दीजिए, ऐसे समझ में नहीं आता है कि कैसे नोट करें। बाबू आप देखो, मैं उन्हीं के प्रश्न जवाब ज्यादा पढ़ने में सक्षम होता हूं, मुझे अच्छा लगता है और उनके लिए शुक्रिया भी बोलता हूं, जो रेगुलर क्लास करते हैं और रेगुलर क्लास की बातों को फॉलो करते हैं। पहली चीज, जो नोट्स में लिखा होता है ये आप 7वीं या 8वीं की परीक्षा नहीं दोगे, 2026 में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के बोर्ड एग्जाम में बैठोगे। पहली बात, जो प्रश्न ये बेलनाकार संधारित्र लिखा हुआ है, इसका प्रश्न बच्चों ये होगा, प्रश्न ये होगा कि संधारित्र का सिद्धांत लिखते हुए, देखो मैं प्रश्न लिख रहा हूं, गौर करना, संधारित्र का सिद्धांत समझाते हुए, संधारित्र का सिद्धांत समझाते हुए, संधारित्र का सिद्धांत समझाते हुए बेलनाकार संधारित्र की धारिता प्राप्त कीजिए। बेलनाकार संधारित्र की धारिता प्राप्त कीजिए, संधारित्र की धारिता प्राप्त कीजिए, धारिता प्राप्त कीजिए। और कई लेक्चर में मैं अधिकतर ऐसा करता हूं कि जो कुछ जैसे हेडिंग में पढ़ाता हूं उसका प्रश्न भी साइड में लिख देता हूं, नहीं तो बोल देता हूं कि इसका प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, गौर करना, पहले मेरी बात, इस बच्चे को जवाब दे रहा हूं, सबके लिए फायदेमंद है। तो मैं प्रश्न लिख देता हूं और एग्जाम में यही प्रश्न आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये हेडिंग से रिलेटेड बात लिखने के लिए आएगा तो बच्चा पार्टी कॉन्सेप्ट लिखा जाता है। और बात रही उन प्रश्नों को, तो उन प्रश्नों में सीधे नोट डाउन में ये लिखा हुआ है कि प्रश्नों पर आधारित उत्तर ऊपर हेडिंग में लिखे हुए हैं। और अगर ऐसा प्रश्न लिखा हुआ आया कि संधारित्र का सिद्धांत समझाते हुए बेलनाकार संधारित्र की धारिता लिखें, तो प्रभु जी आपको संधारित्र का सिद्धांत लिखना है और फिर बेलनाकार संधारित्र की हेडिंग डाला हुआ ये उत्तर लिखना है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप फिजिक्स पढ़ने में कैसे इंटरेस्ट लाओगे या कैसे उत्तर लिखोगे एग्जाम हॉल में, ये तो भगवान ही जाने। या आप 10th में कैसे मार्क्स प्राप्त किए होगे, 10th का कैसा परफॉर्मेंस रहा होगा, ये मैं कैसे बता सकता हूं, कितना अच्छा कर पाओगे। जब अभी आप अगर उत्तर को इस प्रकार से साधारण शब्दों में नहीं छांट पाओगे तो आप एग्जाम हॉल में कैसे उत्तर को करोगे, अगर घुमा के थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दी। इसलिए ध्यान रखो, जो आपको हेडिंग में पढ़ने में पहले पढ़ना है और फिर इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा जाए वो मैं प्रॉपर वहां पर मेंशन कर देता हूं। और ये कहीं भी नहीं है कि पहले हेडिंग का नोट्स हो फिर प्रश्न लिखा हो उसका उत्तर लिखा जाए, उसको गाइड बोलते हैं। और वो गाइड का लिखा हुआ अलग आता है, क्वेश्चन बैंक उसे बोलते हैं, उसे नोट्स या किताब नहीं बोलते हैं। बुक में जो होता है ना उसमें प्रश्न, केवल प्रश्न लिखे होते हैं, उत्तर नहीं लिखे होते। बुक में पहले थ्योरी होती है हेडिंग वाइज, और आपको जो भेजा जाता है वो एक बुक का तरीका जो कि मैंने हैंड रिटन लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज समझो। समझा दिया, इतनी देर काफी था। अब देखो बच्चों, यहां पर चित्र मैंने बनाया, फिर से एक रिवाइज करूंगा, आप ध्यान से सुनना। आप ही को बोले तो आपको भी ध्यान से सुनना पड़ेगा इस बात को। अब समझना, एक छोटा बेलन है, छोटा सिलेंडर है और इसके बाहर एक बड़ी त्रिज्या का सिलेंडर है। क्योंकि मैंने हम लोगों ने अभी यही सीखा ही है कि दो चीजें एक साथ होंगी, एक की धारिता हमें बढ़ानी है, एक को पृथ्वी से जोड़ना है। ठीक वैसे यहां पर भी बनना है। अब यहां पर भी वही काम करो यार, संधारित्र की धारिता प्राप्त करनी है, C = Q/V। यहां लेकिन क्यों नहीं पता है, क्यों? क्योंकि बेलन की पूरी सरफेस पर आवेश फैला है। तो देखो यहां की जो पतली सी स्लिट, मान लो पूरा बेलन, में कैसे बताऊं मैं, कोई बॉटल भी नहीं दिख रही है, वही वाली बॉटल, थम्स अप वाली। ये पूरा बेलन है बच्चों, गोल गोल, लेकिन इसकी इस जगह पर पतली सी एक स्लिट, इसके बाहर ही तो हम यहाँ पर मतलब इसको पृथ्वी से जोड़ दिए, और इसके भीतर एक छोटा सा सिलेंडर है मान लो एकदम गोलाकार, तो उसके भी भीतर इसी साइड में बीच में आवेश फैला हुआ, तो उसकी एक पतली सी स्लिट, तो रेखीय आवेश घनत्व तो जोड़ना है। इसी तरह हर जगह के लिए अलग अलग होगा, हर एक जगह के लिए अलग अलग तरीके से मेजर करेंगे, इसलिए यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व को गणना में प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों रेखीय आवेश घनत्व है, आवेश कितना ये नहीं पता, Q की वैल्यू मुझे नहीं पता, इसलिए Q को रेखीय आवेश घनत्व के पदों में बदलना होगा। आइए एक एक स्टेप को पहले लिखते हैं, पहले मैं लैंग्वेज लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। माना दो संकेंद्रीय बेलन, माना दो संकेंद्रीय बेलन, क्या दोनों संकेंद्रीय बेलनों की त्रिज्या पता है, A और B? ठीक है, क्या दोनों संकेंद्रीय बेलनों के नाम पता है? नहीं पता है, लिख लो नाम, पहले बेलन का A दे लो, बड़े बेलन का B। तो यहां पर लिख देते हैं, माना दो संकेंद्रीय बेलन A तथा B हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल a व स्मॉल b हैं।
बच्चों मैंने आपको हमेशा से सिखाया है कि कभी भी लैंग्वेज रटो नहीं, बल्कि फिगर याद करो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो और उसी पर बेस्ड एक बार रिवीजन कर लेना। आप लैंग्वेज को भी एग्जाम में अच्छे से लिखोगे, रटना नहीं पड़ेगा कभी। जैसे चित्र बनाओगे वैसा लैंग्वेज लिखोगे। तो मैंने यहां पर माना दो संकेंद्रीय बेलन ए तथा कैपिटल ए तथा बी हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल ए व बी हैं। बड़े बेलन बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। बड़े बेलन बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ दिया जाता है। अब छोटे बेलन को तो मैंने किसी ना किसी माध्यम से क्या दिया है, आवेश दिया है। तो यहां पर लिखेंगे बड़े बेलन बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। बेलन ए पर आवेश घनत्व, बेलन ए पर आवेश घनत्व जो है, क्योंकि हमने उसको धनावेश दिया है तो प्लस लैम्डा, तथा बी पर आवेश घनत्व तथा बेलन बी पर आवेश घनत्व कितना है बच्चों, माइनस लैम्डा है। इतनी चीजें आपको लिख लेना है, फिर आगे गणना करते हैं। अच्छा, अब आपको तो यहां पर पता है कि विद्युत क्षेत्र, अच्छा बताओगे कि बेलन के भीतर कितना है। क्या आपको गॉस की प्रमेय से पता है कि बेलन के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता था? अगर बाहरी पृष्ठ में आवेश फैला हुआ है तो बेलन बी के भी भीतर, ध्यान से सुनना, यहां पर बेलन बी के भीतर विद्युत क्षेत्र, बेलन बी के बाहर, अगर बाहर भी विद्युत क्षेत्र आप निकालोगे तो टोटल कितना होगा? बेलन बी के बाहर, मैं कह रहा हूं यहां पर विद्युत क्षेत्र निकाल के दिखा दो, बाहर भी विद्युत क्षेत्र निकाल के दिखा दो। तो बाहर भी विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों जितना पॉजिटिव प्लस लैम्डा है उतना माइनस लैम्डा है, टोटल जुड़ करके बाहर भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। बेलन बी के बाहर भी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। बिल्कुल सही बता रहा हूं, बेलन बी के बाहर भी कोई विद्युत क्षेत्र बच्चों नहीं होगा, ठीक है, कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। लेकिन बेलन बी के क्या अंदर विद्युत क्षेत्र हो सकता है? अभी समझाते हैं। बेलन बी के बाहर, यहां पर लिख दे रहा हूं पहले, तो वो चीज समझा दूं ना। बेलन बी के बाहर वैद्युत क्षेत्र, अरे नहीं समझ में आ रहा, रुको यार, तुम लोग तो मतलब एकदम आफत कर लेते हो। बेलन बी के बाहर वैद्युत क्षेत्र, बी बच्चों आउटसाइड में बात कर रहा हूं, आउटसाइड, परेशान नो बताता हूं। बी आउटसाइड इज इक्वल टू 0। बी आउटसाइड जो, अच्छा ई आउटसाइड है ना, वैद्युत क्षेत्र है ना, ई बी, वो भी कहां पर, आउटसाइड जो होगा बच्चों, आउटसाइड वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र जो बी के बाहर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया? नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना, लिखता हूं, रुको, ऐसे नहीं समझोगे तुम लोग, बहुत मतलब एकदम दिमाग के नहीं लगाते हो। अच्छा, इस पूरे बेलन के अंदर कुल आवेश कितना? बेलन बी के अंदर कुल आवेश कितना भाई? प्लस लैम्डा, बोलो, प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा बराबर 0। अब अगर बेलन बी के अंदर कोई आवेश है ही नहीं भैया, ये प्लस ठीक था, मैंने बाहर से इसको छोटे बेलन को आवेश दिया, प्लस क्यू, ठीक, इसके पृष्ठ पर फैला तो प्लस लैम्डा इसका रेखीय आवेश घनत्व हो गया। लेकिन प्रेरण के कारण दूसरे जो बाहरी बड़ा बेलन है उसमें प्रेरण के कारण माइनस लैम्डा आवेश बन गया, रेखीय आवेश घनत्व उसका माइनस लैम्डा, मतलब टोटल माइनस क्यू कूलम आवेश आ गया। तो टोटल आवेश कितना? 0। किसके? बेलन बी के अंदर। इसलिए बाहर क्या विद्युत क्षेत्र होगा? नहीं होगा। बाहर क्या विद्युत क्षेत्र होगा? नहीं होगा। लेकिन वहीं पर हम कहते हैं कि क्या बेलन बी के अंदर होगा? क्या बेलन बी के अंदर होगा? बेलन ए के अंदर क्या वैद्युत क्षेत्र हो सकता है? अब कहोगे जी सर बेलन बी ए के अंदर हो सकता है वैद्युत क्षेत्र, है ना? क्या बेलन ए के अंदर वैद्युत क्षेत्र होगा? हम ना सर रो देंगे, हमें नहीं समझ में आ रहा। बेलन बच्चों छोटे वाले बेलन ए के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा। यहां पर बताओ, यहां पर क्या विद्युत क्षेत्र होगा? आप बताओ यहां पर क्या विद्युत क्षेत्र होगा? बच्चों आप याद करो गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती थी कि यहां से जाने वाला एक बंद पृष्ठ बना लो। क्या इस बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश है? नहीं। तो इस बेलन के भीतर भी यहां पर भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य ही होगा। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, कैसे लिख रहा हूं गौर करना। यहां पर मैं लिखना शुरू कर रहा हूं कि बेलन ए के अंदर, बेलन ए के अंदर विद्युत क्षेत्र, अंदर विद्युत क्षेत्र, बेलन ए के अंदर विद्युत क्षेत्र, मतलब बच्चों ई ए कहां पर? इनसाइड। ई ए इनसाइड बराबर कितना होगा? 0 होगा। क्यों बच्चों? वहां पर कोई आवेश ही नहीं। बेलन ए के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, इस बात को समझना। तो जब टोटल आवेश नहीं, हम लोग E = Q/में एप्सिलॉन नॉट जानते हैं,
फाई इज इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू होती है ई डी ए। तो ई की वैल्यू जब निकालते हैं तो क्यू जब कुछ है ही नहीं तो टोटल विद्युत क्षेत्र क्या आता है, यहां पर अंदर जीरो आता है। मेरा कहने का बताने का बच्चों सिर्फ अर्थ इतना है कि इस बेलन बी के बाहर ना तो कोई विद्युत क्षेत्र और ना तो बेलन ए के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र। अगर केवल विद्युत क्षेत्र है, अगर केवल विद्युत क्षेत्र है तो बच्चों केवल और केवल इस भाग में, केवल इस भाग में विद्युत, केवल इस भाग में विद्युत क्षेत्र, केवल इस भाग में, केवल इस बीच वाले भाग में बच्चों विद्युत क्षेत्र है। अरे सर कहेंगे, सर कहेंगे कि बेलन बी के बाहर विद्युत क्षेत्र कुछ भी नहीं, बेलन ए के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो, बाहर जीरो, बीच में केवल बच्चों विद्युत क्षेत्र है। यही दो प्लेटों के बीच में प्लस माइनस सक 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 ये वाली जो लाइनें दिख रही हैं, यही बच्चों क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी दर्शा रही हैं और विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही हैं कि कहां पर विद्युत क्षेत्र हो सकता है। अच्छा ये बताओ, प्लस माइनस ये जो था जब समांतर प्रेरक संधारित्र बता रहे थे तो इसके बीच में तो ये कह रहे थे कि यहां पर ही केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, इधर बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि विपरीत प्रकृति का आवेश है ना, तो बीच में ही विद्युत क्षेत्र है, बाहर नहीं है, जीरो है। सर विद्युत क्षेत्र की गणना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें विभव निकालना है संधारित्र की धारिता प्राप्त करने के लिए। तो यहां पर हम ये लिख देंगे बच्चों कि जो बेलन ए व बी है उसके बीच में ही केवल विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर। आइए अगली स्लाइड में चलना पड़ेगा और ये बात लिखनी पड़ेगी। क्या दोनों बेलनों के बीच में ही, और लिखेंगे तभी बच्चों आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, दोनों बेलनों के बीच में केवल, दोनों बेलनों के बीच में केवल विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। और दोनों बेलनों के जो बच्चों बीच में विद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप कोई भी मान लो यहां से यहां पर क्या करोगे, कुछ भी लंबाई का बच्चों, मैं यहां से मान लेता हूं कि इतनी लंबाई, एल लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं, ठीक है, इतनी दूर का, ये एल लंबाई, और यहां से कोई भी आर दूरी पर, यहां से किसी भी आर दूरी पर एक कोई बिंदु पी ले लेता हूं, ठीक है, कोई बिंदु पी ले लेता हूं, कहां पर, इन दोनों बेलनों के बीच में एक छोटा सा बिंदु पी ले लेता हूं। आप लोग इतना चित्र मत गंदा करिएगा, हम समझाने के लिए थोड़ा सा गंदा कर दिए हैं, बहुत ज्यादा एरो खींच दिए हैं, तो आप लोग इतना गंदा मत करिएगा, ठीक है प्लीज। ये अक्ष से जाने वाली आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, क्योंकि बीच में बच्चों विद्युत क्षेत्र पाया जाता है, दोनों बेलनों के बीच में केवल विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो अगर दोनों बेलनों के केवल बीच में विद्युत क्षेत्र होता है तो क्या अक्ष से आर दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वो बच्चे सतर्क हो जाएं जिन लोग को लगता है कि सर ये सूत्र कहां से आया, वो वही लोग हैं जिन्होंने पहले चैप्टर को नहीं पढ़ा। आप क्योंकि मैं सीधे सूत्र लिखूंगा, तो बच्चों आर दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बेलन के कारण, किसी एक समान आवेशित, याद करो, एक समान आवेशित किसी बेलन के कारण आर दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से जाने वाले एक क्या करते हो, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हो और फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू निकालते हो, जो कि आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान में आर। यस और नो, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान में आर। बच्चों हमें चाहिए संधारित्र की धारिता, हमें संधारित्र की धारिता चाहिए। यहां पर संधारित्र की धारिता कितनी होगी, ठीक है, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, क्लियर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान में आर। आपको पता है संधारित्र की धारिता जो है, संधारित्र की धारिता जो होगी उसमें हमें C इक्वल टू Q अपान में V, Q यहां पर नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि आवेश नहीं पता है, लेकिन रेखीय आवेश घनत्व तो पता है, तो लैम्डा, जितनी लंबाई में आपने रेखीय आवेश घनत्व L लंबाई का लिया है तो केवल L लंबाई का घनत्व लोगे, तो लैम्डा L बटे V। हम V की वैल्यू पहले निकाल लें, Q की वैल्यू तो लैम्डा L के रूप में पता है, तो चलो कोई बात नहीं, V की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं, या तो पहले लिख लो संधारित्र की धारिता, है ना, लिख लें, चलो लिख लेते हैं तभी सही है। यहां बेलनाकार संधारित्र की धारिता, बेलनाकार संधारित्र की धारिता, बच्चों देखना ध्यान से, डेरिवेशन बहुत अच्छा है, और मैं ये जरूर कहूंगा कि लगता है थोड़ा कठिन लगता है बच्चों, लेकिन सपोर्ट करोगे तो जरूर समझ में आएगा अगर एक एक चीज को फॉलो करोगे। बेलनाकार संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपान में V होती है। क्या ये सूत्र मैंने सही लिखा? लेकिन आपको भी बता दूं कि यहां रेखीय आवेश घनत्व के पदों में लिखना है, तो Q की वैल्यू लैम्डा L अपान में V। अब कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो गए। देखो मैं यहां पर बता दूं कि यहां
यहाँ लैम्डा बराबर होता है Q अपान में L। क्या आपको ये पता है पहले से? क्या मैंने नहीं बताया पहले चैप्टर में कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q अपान में L होता है? अगर बच्चों इतनी छोटी सी लंबाई पर ये ऐसे आवेश फैला हुआ है तो इसको हम रेखीय आवेश घनत्व, जितना आवेश फैला Q कूलम का, तो उसे हम लेकिन रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के पदों में व्यक्त करते हैं Q अपान में L। जितनी लंबाई में फैला हुआ है आवेश, लैम्डा इक्वल टू Q अपान में L। ये रेखीय आवेश घनत्व होता है, पहले भी मैं बता चुका हूं। यहां पर बच्चों जो होगा, आप सिलेंडर में ये बता ही नहीं पाओगे कि कितनी दूरी पर आवेश है, क्योंकि पूरे पृष्ठ पर फैला हुआ है। तो आप जो आवेश बताओगे तो पूरे सिलेंडर की नहीं बता पाओगे, प्रति एकांक लंबाई में विद्युत धारिता इसकी कितनी, संधारित्र की धारिता कितनी, प्रति एकांक लंबाई की बता पाओगे। इसलिए बच्चों यहां पर जो संधारित्र की धारिता बताओगे ना, वो C इक्वल टू ये जो लैम्डा L अपान में V है, लैम्डा L अपान में V लिखो या डेल्टा V लिखो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो L है ना, C बटे L लिखोगे। यहां पर क्या लिखोगे? C बटे में ये L लाओगे, L, और बराबर में बच्चों क्या, लैम्डा अपान में डेल्टा V, लैम्डा अपान में ये सूत्र लगाओगे बच्चों। यहां पर मैंने फिर बता दिया क्यों, फैराड प्रति मीटर प्रति एकांक लंबाई में बच्चों आप संधारित्र की धारिता बता पाओगे, बेलनाकार जब संधारित्र हो। क्यों? क्योंकि पूरे पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ है, उसकी गणना के लिए। तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे लो, है, इतना याद रखना। अच्छा, अब आगे बढ़ते बच्चों, हमें तो चाहिए क्या, यहां तो लैम्डा पता, डेल्टा V चाहिए। तो डेल्टा V क्या विभव आ सकता है दोनों प्लेटों के बीच? ये जो दोनों बेलन हैं इनके बीच का क्या कोई विभव मिल सकता है? विभव पता करने का बेलन के कारण तो नहीं पढ़े सर, गोले के कारण पढ़े थे। अरे सर कैसे करेंगे सर, विभव कैसे पता करें, बड़ी समस्या वाली बात है। लेकिन विभव पता करने का सर आपने एक जबरदस्त सूत्र बताया है, V इक्वल टू ED, लेकिन D तो सर डिस्टेंस है ना, V इक्वल टू E वाला तो डिस्टेंस है ना। अरे कैसे बताएं, कैसे बताएं, यहाँ तो डिस्टेंस भी नहीं सही से क्लियर हो रही है। अब मैं बता, आप लोगों को जो बच्चों विभव पता करना है वो इसके बीच का पता करना है। तो इस केंद्र से ये B त्रिज्या दूरी पर और इस केंद्र से ये A त्रिज्या दूरी पर, इन्हीं के बीच का टोटल आपको क्या बताना है, विभव। दोनों बेलनों के बीच का ही विभव बताना है, क्योंकि वहीं पर आपको विभव विद्युत क्षेत्र है और वहीं की गणना करनी है। तो हम कहेंगे क्या, बिंदु या दोनों बेलनों के बीच विद्युत विभव, क्योंकि समान भी होगा, दोनों बेलनों के बीच विद्युत विभव की गणना करनी है ना। विद्युत विभव जो प्यारे बच्चों होगा वो होगा V इक्वल टू डेल्टा V इक्वल टू क्या, E इंटू डी आर। डी आर वो छोटी सी दूरी होगी जो कि दोनों बेलनों के बीच के लिए पहले छोटी सी डिस्टेंस हो सकती है। लेकिन पर प्यारे बच्चों वो जो दूरी है ना, वो हम कैसे कहां से कहां तक के लिए कर रहे हैं, संकेंद्री से B त्रिज्या और यहां से छोटी A त्रिज्या, इसके लिए। तो हम कहेंगे A से B के लिए। ये सूत्र भी मैंने बताया था विभव वाले, जहां विभव प्रवणता बताई गई थी उस जगह भी मैंने इस सूत्र को बताया था, और ये चीज याद रख लो, लिखना पड़ेगा यहां पर। और बच्चों E की वैल्यू अगर अब हम यहां पर लिखें तो डेल्टा V बराबर क्या मिलेगा, आइए आगे चलते हैं। डेल्टा V बराबर बच्चों मिलेगा समाकलन में A से B, E की वैल्यू लिखेंगे क्या, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान में R, और इनटू का बच्चों DR है। आप याद रख लीजिए यहां पर R और DR लिखा हुआ है, मतलब ये जिसके साथ में D लिखा होता है उसका मतलब होता है कि उसके सापेक्ष समाकलन करना। 11th वाले बच्चों जिन्होंने पढ़ा है भाई अच्छे से पता भी होगा, और 12th में भी मैंने शुरू के डेरिवेशन में अच्छे से समझाया हुआ है। अगर बच्चों ऐसे समाकलन करके dx लिखा हुआ है, मतलब इसका हुआ कि x के सापेक्ष समाकलन, और यहां पर अगर कुछ भी नहीं है तो x ही आता है, ये चीज अच्छे से पता है। तो यहां पर देखो R लिखा हुआ है T के साथ में, इसका मतलब R के सापेक्ष समाकलन, तो बाकी की सारी वैल्यू होगी कांस्टेंट। कुल मिलाकर के बच्चा पार्टी यहां पर लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कॉमन निकालेंगे कांस्टेंट, और समाकलन लगा करके A से B, और बच्चा क्या 1 अपान में R और इनटू का DR है। अब समाकलन का एक सूत्र होता है बच्चों, समाकलन का एक सूत्र ये होता है कि अगर समाकलन 1 अपान में x dx लिखा हुआ है तो इसका समाकलन होता है log x। अब इसको तो याद किया जाता है, मैथ वाले स्टूडेंट को अच्छे से पता होता है, यहाँ ये समझाने की जरूरत नहीं कि ये सर कैसे आया, ये सूत्र होता है। अगर मैं कहूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप बताओ, तो ये कॉमन सी चीज है, आपको याद रखना होगा कि भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप कहोगे सर ये कैसे आया, तो यहां पर ये चर्चा करने का विषय नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस सूत्र को सर प्रूफ करिए, ये चर्चा करने का विषय नहीं है। वैसे यहाँ पर 1 अपान r का dr, जैसे 1 अपान x का अवकलन x के सापेक्ष को समाकलन करे तो log x आया, तो इसको यहां पर वैसे ही समझेंगे कि लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपान r dr लिखा हुआ है, तो इसका समाकलन बच्चों log r हो जाएगा। फिर ये जो लिमिट लिखी हुई है a से b, प्यारे बच्चा पार्टी मैं फिर से आपसे कहूंगा, जितने लोग एडमिशन लेकर के अभी पढ़ रहे हैं, और आप अभी अपने दोस्त को भी बताए होंगे, कुछ लोग एडमिशन नहीं लिए होंगे,
प्लीज आपको अभी कहना मुझे ये बात की नहीं है, बहुत सारे बच्चे नंबर 1 सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बैकलॉग ना लगे। प्लीज प्लीज कैसे भी करके आपको अभी से पढ़ाई जारी रखनी है। अगर अभी देखो गेहूं काटने का समय चल रहा है बहुत जगह पर, तो इसकी वजह से मेरी याद बहुत 2-3 बच्चों से बात हुई, 2 बच्चों से बात हुई मेरी, ठीक है, 2-3 बच्चों से मेरी बात हुई कॉलिंग सेंटर से, कॉलिंग सेंटर में मैंने बात किया। तो उन बच्चों का यही कहना था कि सर मैं अभी बाहर हूँ, खेत में हूँ, शाम में चले जाते हैं, जस्ट क्लास शुरू करने के पहले की मैं बात बता रहा हूँ, तो बिजी है। लेकिन प्यारे बच्चों, उन मैं समझ सकता हूँ परिस्थितियाँ कैसी होती, एक रिकॉर्डेड क्लास देखो, लेकिन क्लास बिल्कुल भी नहीं खत्म करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रिकॉर्डेड क्लास भी अगर आपने पूरी मन से देखी तो आपका क्लास मतलब समझ में जरूर आ जाए। E.dr का मतलब ये देखो लिख रहे हैं, E.dr का मतलब आप नहीं पता है, मुझे अब परेशान करने आए हो क्या? आपको ये नहीं बताया गया सर E बराबर dV/dr होता है विभव प्रवणता? नहीं नहीं, मतलब ये चीज समझ परेशान करने वाली है कि नहीं? लोग क्या कहेंगे, परेशान करने वाली है कि नहीं? बोलो, जितने लोग देख रहे हो, अगर जिसने ये पूछा है उनको आप लोग बताओ कि क्या उनको लिए परेशान करने वाली है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ लॉग कैसे आया। अब उन लोगों को क्या बताया जैसे परेशान करने वाले लोग हैं कि नहीं, है ना? बताओ, शुरू से नहीं जुड़ोगे तो ऐसा ही होगा। लॉग एक्स इसका सूत्र होता है, और लॉगरिथमिक 10th में भी बताया जाता है। लॉग एक लॉगरिथमिक एक अर्थमेटिक या गणित का एक विषय है, टॉपिक है। आप लोगों के लिए तो मुझे लगता है रामानुजन, आर्यभट्ट ऐसे लोगों को अवतार ला करके किसी तरह से यहाँ पर स्टेज पे यहाँ पे खड़ा कर दें, प्लीज सर इन बच्चों को कुछ ना कुछ और पढ़ा दीजिए, सर रॉड उठा लीजिए। नहीं, रॉड नहीं भाई, अपने बच्चे आप लोग भी हैं, मेरे अपने ही हैं, मेरे अपने ही हैं। बस बात यह है कि प्रश्न का मतलब इतना बेस उनको कमजोर है कि उनको सुधारना होगा, उनको आपको टाइम लगेगा। बच्चों आगे क्या है, लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुने, हम लोग क्या निकाल रहे हैं अभी, डेल्टा वी निकाल रहे हैं, ये नहीं कि धारिता मिल गई। यहां पर बच्चों आप ही बताओ, संधारित्र की धारिता इतना, हाँ ठीक है, अभी तो विभव प्राप्त कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई करनी। अब लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है आप लोगों को पता होगा। लॉग पहले जिसके सापेक्ष समाकलन हुआ है, आर के सापेक्ष हुआ है ना, तो जहां जहां आर है वहां पर पहले अपर लिमिट, तो एक ही जगह तो आर है तो अपर लिमिट हो गई लॉग भी। फिर बच्चों माइनस अपनी तरफ से लगाया जाता है, ये कितनी बार मैंने बताया, और फिर लॉग लिखा हुआ है, लॉग लिखिए, और जिसके सापेक्ष समाकलन हुआ था आर के सापेक्ष वहां पर लोअर लिमिट लगाइए, लॉग भी माइनस लॉग ए हो गया। अब एक सूत्र ये भी होता है लॉगरिथमिक में कि लॉग m बटे n बराबर बच्चों होता है लॉग m माइनस लॉग n, ये लॉगरिथमिक का एक सूत्र होता है। तो वही तो यहां पर भी लिखा हुआ है, लॉग b माइनस लॉग a मतलब लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m बटे n लिख सकते हैं। अर्थात बच्चा पार्टी यहां पर हम लिख सकते हैं लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं लॉग b माइनस लॉग a जो लिखा हुआ था उसे लॉग b बटे a लिख सकते हैं। ये डेल्टा v की वैल्यू आई है प्यारे बच्चों, अभी ये डेरिवेशन नहीं हुआ, ये डेल्टा v की वैल्यू आई है, केवल डेल्टा v की वैल्यू। यहां पर बच्चों क्या है, C अपान में L, ये डेल्टा v लिखा हुआ है। इस सूत्र में जरा देखो, क्योंकि हम क्या प्राप्त करेंगे बच्चों, प्रति एकांक लंबाई की धारा, प्रति एकांक लंबाई की धारिता प्राप्त करेंगे। C अपान में L का कहने का अर्थ है प्रति एकांक लंबाई में संधारित्र की धारिता, प्रति एकांक लंबाई में संधारित्र, प्रति एकांक लंबाई में संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं, प्रति एकांक लंबाई में संधारित्र की धारिता। इसलिए बच्चों वो L जो है वहां से यहां लिखे, संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए सूत्र है, ठीक है। समीकरण 1 माने थे। अब यहां से आपको लैम्डा और ये डेल्टा v की वैल्यू पता है, तो समीकरण 1 से यहां पर ये बात लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, C अपान में L, क्या C अपान में L बराबर में लैम्डा अपान में डेल्टा v था ना, तो डेल्टा v की वैल्यू ये लिख दीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, रुकिए एक सेकंड, यहां पर ये दोनों लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। 1 व 2 बच्चों जब लगाएंगे तो समीकरण 1 में तो C अपान में L इक्वल टू लैम्डा अपान में डेल्टा v है, डेल्टा v की जगह ये टोटल वैल्यू लिखोगे, क्या लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लॉग ये b अपान में a, लॉग b अपान में a। यहां पर ध्यान से देखना, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, C अपान में L को बच्चों क्या मैं C नॉट लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, C नॉट बच्चों लिख रहा हूं, इसका लिखने का रीजन सिर्फ इतना है, प्रति एकांक लंबाई में धारिता, ठीक है, C नॉट, और ये हो जाएगा देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर पलट के चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में क्या आ जाएगा, लॉग b बटे में a, ये तो रहेगा ही लॉग b बटे a। प्यारे बच्चों यही संधारित्र की धारिता हो गई, यही संधारित्र की धारिता। लेकिन अब देखो इसका मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रक बच्चों लिखेंगे फैरड प्रति मीटर, बहुत
बहुत यूनिक है, बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। इसका मात्रक फैरड प्रति मीटर लिखेंगे, ना कि फैरड। क्यों? क्योंकि ये C/L है, C/L है। यहां पर बच्चों ये C/L बराबर C0 लिखा है मैंने, तो फैरड प्रति मीटर प्रति एकांक लंबाई में बेलनाकार संधारित्र की ये धारिता है। फिर से मैं यहां पर लिखूंगा, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में बेलनाकार संधारित्र की धारिता, प्रति एकांक लंबाई में बेलनाकार संधारित्र की धारिता, बेलनाकार संधारित्र की धारिता है, ये संधारित्र की धारिता है। मानता हूं कि ये डेरिवेशन थोड़ा सा आपको बहुत आपको परेशान किया होगा, लेकिन बच्चों इस डेरिवेशन को मैंने भी बताने में वो कसर नहीं छोड़ी है, जिसके लिए मुझे पूरा समय देना पड़ा, मुझे पूरा समय देना पड़ा, और मैंने पूरा वो समय दिया भी है। आप लोग कितना समझ पाए जरा एक बार मुझे बताओ। कुछ बच्चों को एक ही बार में समझ में आ गया होगा, उन्हें लगेगा अब तो मैं समझ गया सर, मुझे समझाओ ना, आगे बढ़ो। प्लीज ऐसा कभी भी मत करें, चाहे वो ऑनलाइन क्लास करें चाहे ऑफलाइन, कभी भी आगे आगे भागने का हौसला या जज्बा सबके समूह के बीच में ना दिखाएं, वो एक अभिमान का दृष्टिकोण बनता है। दूसरी चीज, आपने बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया हो 10th में 11th में, कुछ भी हो, आप में मतलब अभिमान नहीं आना चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि। अगर ऐसा आता है तो मतलब आप गलत दिशा में हो, ये आपको नीचे दिखाता है। कभी भी इंसान की तारीफ इंसान को कमजोर बनाती है। अगर आपकी बेइज्जती हो रही हो ना, तो उसको अपना हथियार बनाओ। इसीलिए मैं आप लोगों की बेइज्जती करता हूं, है ना। छापो सुल्तान, टीपो सुल्तान, उसका मतलब सिर्फ इतना है, आपके दिलों पर वो आग लगाना कि सर ने मुझे बोल दिया कि तुम तो 95 नंबर नहीं ला पाओगे, 90 नंबर नहीं ले पाओगे, लेकिन करेंगे वैसा, हम करके दिखाएंगे। तो आपके अंदर वही प्रेम भी आता है और वही एक आग पैदा होती मन में कि नहीं हमें तो ये करना है। ये चीज याद रखो कि कभी आगे आगे भागने का तरीका अपनाना नहीं है, सबके साथ में चलना है। समझ में आ गया? अरे आपको समझ में आ गया, दोबारा मैं रिपीट करूंगा तो दोबारा कुछ ना कुछ बेहतर ही और समझोगे। समझ में आ गया सबको? सर प्लीज थ्योरी है, न्यूमेरिकल भी है। हाँ न्यूमेरिकल भी है। पहले ये इतने बड़े डेरिवेशन को भी समझाना एक टास्क है, इसको भी बताना है। इतने डेरिवेशन, रोज डेरिवेशन हो रहे हैं, तो न्यूमेरिकल का समय डेरिवेशन के बाद, सारे डेरिवेशन बताने के बाद न्यूमेरिकल भी। मैं बिना न्यूमेरिकल बताए रहूंगा ही नहीं। बहुत अच्छा, चलो सब कोई समझ गया। एक दो बच्चों के आया कि सर सब ऊपर से चला गया, कुछ बच्चों, और उनको भी मेरे लिए भाई दिल में जगह है, समझाता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर बेलनाकार संधारित्र है, और बेलनाकार संधारित्र की धारिता निकालने के लिए कुछ आपको ये चित्र ज्यादा खराब दिख रहा है। मैं एक बार फिर से चित्र बना दूं क्या, अगर आप कहो तो, ज्यादा लेट ना हो रहा हो? हाँ, या फिर चित्र बना रहने दे, कोई दिक्कत है, तकलीफ है? हाँ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझो। अच्छा मैं बनाऊंगा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बच्चों को ये चीज़ समझ में कम आ रही होगी, बहुत ज़्यादा गंदा कर दिए समझाते समझाते, है ना। मैं फिर से आपको एक बना रहा हूँ, एक चित्र में और बना रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। ये एक छोटा सा बेलन है, ठीक है, ये एक छोटा सा बेलन है। अभी इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी लंबाई फिक्स कर दे रहा हूँ कि अनंत लंबाई नहीं है, जो भी है अनंत लंबाई तो बहुत आगे आगे हो सकता है, कोई बात नहीं। ये लो डॉट 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 आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, लेकिन ये इतनी लंबाई जो है ना वो एल लंबाई है, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। बाकी बच्चों एक दूसरा बड़ा बेलन लिया, गौर करना मेरी बात पर, एक बच्चों बड़ा बेलन लिया, ये बड़ा बेलन है, ठीक है, ये है बच्चों बड़ा बेलन, ठीक है, ये बड़ा बेलन है। इसका जो नाम है वो है बी, छोटे बेलन का नाम है ए। इसकी रेडियस जो है बच्चों वो स्मॉल ए है, और स्मॉल ए, और बड़े गोले की रेडियस जो है वो स्मॉल बी है। छोटे गोले को मैंने धनावेश दिया है, ठीक है, जो कि उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया है। क्या? छोटे गोले को मैंने धनावेश दिया, कहां पर फैल गया? उसके पृष्ठ पर फैल गया, एक समान रूप से फैल हो गया। तो इसका जो रेखीय आवेश घनत्व हुआ बच्चा पार्टी, वो क्या हुआ? प्लस का लैम्डा हो गया। और इसमें क्या होगा? इस पर ऋणावेश आ जाएगा, अंदर की सतह पर, अंदर की सतह पर ऋणावेश आएगा, और बाहरी सतह पर क्या आएगा? धनावेश। लेकिन बच्चों वो धनावेश चला गया कहां पर? पृथ्वी पर। धनावेश कहां पर चला गया? पृथ्वी पर। तो बच्चों इस पर क्या हो गया? ये रेखीय घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व है, लेकिन माइनस लैम्डा। इसकी त्रिज्या स्मॉल है, इसकी त्रिज्या स्मॉल बी। इसकी लंबाई जो है बच्चों वो कितनी है? स्मॉल एल है। मैंने क्या बताया? एल लंबाई। हालांकि लंबाई बेलन अनंत लंबाई का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अनंत लंबाई का भी बेलन हो सकता है, लेकिन मैंने यहां पर कितना लिया है? अभी एल लंबाई का लिया है गणना करने के लिए। एल लंबाई के बेलन में इतनी आवेश और ये फैला हुआ है।
तो बच्चों हम कह रहे हैं कि बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। क्यों? क्योंकि अगर बेलन के भीतर टोटल आवेश देखा जाए तो प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा टोटल जोड़ करके 0, तो कोई आवेश नहीं। तो बेलन बी जो बड़ा सा है, जिसके भीतर एक बेलन छोटा ए है, टोटल के बाहर अगर हम देखें कहीं पर भी, यहाँ कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके भीतर टोटल आवेश, कुल आवेश वो शून्य है, तो विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा गॉस के नियम से। वैसे बी के ए के अंदर छोटे से इस बेलन के, जो छोटा वाला बेलन है, इसके भीतर कहीं भी विद्युत क्षेत्र देखो, क्या होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाहर तो आवेश है, भीतर कोई आवेश नहीं है। जैसे यहां पर भी निकालोगे ना तो भी कोई आवेश नहीं है, तो भीतर भी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो कुल मिला के ए बेलन के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य और बी बेलन के बाहर टोटल विद्युत क्षेत्र शून्य। इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र है तो केवल और केवल वो इतने के बीच में, जो कि प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, ये ई प्लस से माइनस की ओर। बात समझ में आई? उतने ही बीच में विद्युत क्षेत्र है। इसलिए बच्चों यहां पर कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मान लें कोई बिंदु P है, इससे ये R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर कोई बिंदु P मान लें और यहां पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त करें, यहीं पर बीच में विभव निकालें, तब बच्चों हमें इसकी संधारित्र की धारिता मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज मैंने गणना करके लिखी थी कि बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य, अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य। हमें जो विद्युत क्षेत्र निकालना है वो केवल और केवल कहां है? बीच में है। तो अक्ष से R दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमने किसी बेलनाकार तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रखी है, वही डेरिवेशन लिखे। अब ये E की वैल्यू यहां पर, क्योंकि हमें तो विभव चाहिए बच्चों, तो हम पहले संधारित्र की धारिता में आए, C = Q / डेल्टा V, वो समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि आवेश यहाँ केवल नहीं है, आवेश की मात्रा हमें नहीं पता, क्योंकि पूरे पृष्ठ पे फैला हुआ है। तो उसके लिए हमें रेखीय आवेश करना, तो पूरा पतली स्लिट में जितना भी आवेश करते हो वो लैम्डा L के पदों में लिखा। जितनी लंबाई का हम कैपेसिटर बना रहे हैं बेलनाकार, तो लैम्डा L / डेल्टा V ये लिखे। तो यहाँ पे जो L है ना, क्योंकि हम पूरे बेलन की संधारित्र की धारिता नहीं बता पाएंगे, प्रति एकांक लंबाई की बता पाएंगे, इसलिए L को इसके डिवाइड कर दिए, L को C के बटे में ले आया, तो P/L, और फिर क्या बचा? लैम्डा अपान में डेल्टा V। अब इस सूत्र से हमें यह पता जरूर लग गया कि हमें अब केवल डेल्टा V चाहिए। केवल क्या चाहिए? डेल्टा V। अब डेल्टा V कैसे आएगा? दोनों बेलनों के बीच का विभव कैसे पता चलेगा? दोनों बेलनों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो, दोनों बेलनों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये रही, पता भी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, चलो विभव निकाला जाए। तो विभव का सूत्र क्या होगा? बेलन के कारण R दूरी पर विद्युत विभव निकालने का तो कोई सूत्र नहीं था, लेकिन इतना पता है कि बेलन में जहां पर इस बीच में जो विद्युत विभव हमें निकालना है, इतने बीच का, तो इसमें केंद्र से ये दूरी B और यहां से ये छोटी सी दूरी B A, ये छोटी सी दूरी A, ये दूरी B, मतलब B में A घटाएंगे तो इतने बीच का विभव चाहिए। लेकिन इसको गणना करने के लिए हमारे पास एक विभव का सूत्र है, जो कि है डेल्टा V = E × dr, जो कि छोटी सी दूरी का एक रूप है, लेकिन लिमिट के आधार पर हम उतने क्षेत्र का विभव निकाल सकते हैं, A से B के बीच का विभव। तो यहां पर बच्चों वही गणना करना शुरू किए। E की वैल्यू रखे, E.dr था, ठीक है, तो E की वैल्यू रखे, लैम्डा अपान में 2πε0 कांस्टेंट है, बाहर के 1/r log r। ये तो बच्चों गणना है। अगर ये चीजें आपको बहुत कम आती हैं, इसका मतलब आपका बेस बहुत कमजोर है। आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने की तो बात छोड़ दो, आपको ये कैलकुलेशन एकदम फिर नहीं समझ में आ गया। log b माइनस log a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, संकेतों के माध्यम से मैंने साइड में बता रखा है। ये वैल्यू आई डेल्टा V की। आपको तो चाहिए संधारित्र की धारिता, तो C अपान में L। क्लियर हो गया? सर डेल्टा क्यों लगाए? डेल्टा ना लगाओ, लेकिन यह है कि दो स्थितियों के बीच का विभव निकाल रहे हो, दो स्थितियों के बीच का विभव निकाल रहे हो, ए से बी के बीच का विभव निकाल रहे हो, इसलिए डेल्टा लगा हुआ है कि विभवांतर आप बता रहे हो दो प्लेटों के बीच का, इसलिए डेल्टा भी लगा हुआ है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, ना लगाओ तो कोई भगवान गुनाह नहीं होगा ना, एग्जामिनर कहेगा कि भैया तुमने गलत कर दिया। वैसा लिख दिया जाता है, वी भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया बच्चों, ये डेरिवेशन भी हो गया। अच्छा, अब बात आती है कि संधारित्रों के उपयोग क्या है, यूजेस ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र के उपयोग, ठीक है, चलो लिख लो एक नेक्स्ट हेडिंग, संधारित्र के उपयोग, फिर बस आज क्या क्लास खत्म हो जाएगा। यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए लिखना जरूरी है। संधारित्र के उपयोग कौन कौन से हैं? पहला, आवेश का बच्चों संचय करने में, इसका आवेश को एकत्र करने के लिए ही तो किया जाता है। आवेश का संचय करने में, आवेश का संचय करने में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। पहला उपयोग ये हो गया, आवेश का संचय करने में, मतलब कि बच्चों आवेश को एकत्र करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा का संचय करने में, ठीक है, ऊर्जा का संचय करने, संचय मतलब समझ रहे हो एकत्र करने में, संचय मतलब समझ रहे हो इकट्ठा, एकत्र करने में। तीसरा पॉइंट,
वैद्युत उपकरणों में, वैद्युत उपकरणों में बहुत सारे वैद्युत इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, वहां पर यूज होता है वैद्युत उपकरणों में। चौथा पॉइंट क्या, यही 3-4 उपयोग हैं, आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में वैज्ञानिक अध्ययन में लिख सकते हो, ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन में, वैज्ञानिक अध्ययन, भैया वैज्ञानिकों के अध्ययन में भी इसकी जरूरत पड़ी थी। जैसे कि अभी आप विस्थापन धारा पढ़ोगे तो कैपेसिटर से ही पढ़ोगे, जब 8वां चैप्टर आपको पढ़ाएंगे ना विद्युत चुम्बकीय तरंगे, वहां पर इसका बताएंगे। 5वां बच्चों आप ये भी पढ़ सकते हो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कोई भी 2 लिखने के लिए आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कोई 2 लिखने के लिए आता है कि संधारित्रों के कोई 2 उपयोग लिखिए, तो आप कोई भी इनमें से 2 लिख सकते हो, 2 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, 2 नंबर मिल जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चा? तो मेरे बच्चों आज की क्लास बहुत अच्छे से हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का समायोजन, संधारित्रों को जोड़ जोड़ के कैसे सूत्र बनते हैं, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कुछ ना कुछ होंगे। तो तैयार हैं? आज की क्लास आपको कैसे लगी, आपके अपने बड़े भाई की कमेंट बॉक्स करके जल्दी से बता दीजिएगा, तो हम देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपना हार्ट बना करके हमारे पास भेज दीजिए, मुझे आप सबके दिल की बहुत जरूरत है, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। मैं तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। मैं जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के, दुनिया का सामना करने की ताकत ये मेरे वजूद का हिस्सा है, और जब तक ये हौसला कायम है तब तक मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। मेरे बच्चे हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, जीत का कोई विकल्प। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।